ये क्या बंद है? आज हाँ एक्चुअल में चाय पीने लग। कितने मिनट लेट हूँ? कितने मिनट लेट हूँ? अच्छा, तो आधे घंटे लेट हूँ क्या? 11:45 से है ना? कोई नहीं, मगर लेट तो हूँ, तो लेट छोड़ते हैं। क्वेश्चन आपके अभी बाकी हैं? अरे यार, आज आप लोगों की शायद बीटी सर का सिलेबस खत्म, शायद बीटी सर का सिलेबस खत्म हो गया है, आपके बैच में भी उनके बैच में। तो आज आप लोगों को शायद कुछ पार्टी आल्टी मिल रही है, पिज्जा पार्टी। पिज्जा पार्टी है तो बस ठीक है, मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा क्योंकि हम लोगों को तो खिलाएंगे नहीं। हाँ, सिलेबस तो हो ही जाएगा। देखिए, लास्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, क्वेश्चन बाकी है। अरे यार, मगर पीपीटी तो लगी नहीं होगी क्वेश्चन वाली। कोई बात नहीं, कल जो है, आवाज कम कर दो तो बताना। कल आप लोगों को कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम के। आज एक्चुअली वो पीपीटी नहीं लगी है, उसने मेरे से पूछा कौन सी लगा दो, मैंने कहा आयनिक लगा दो। केम तो कल वो बचे हुए क्वेश्चन कल करा देंगे, ठीक है? आज इसी को स्टार्ट कर देते हैं, आयनिक को। तो जरा देखिए, सभी लोग तैयार हो जाएं, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम को क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बताता हूं। कितने पेज है? मुश्किल है, मगर इसी में लिखना चालू करो। हाँ हाँ, बिल्कुल मस्त, चालू करो। अब हाँ, क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम, तो 10 क्वेश्चन के पेज छोड़ सकते हो, 2-3 पेज छोड़ दो। अच्छा चलो, अब आप लोग मुझे आराम से शांति से बैठ के 1 घंटा दो, ठीक है? जैसे क्लास को पढ़ाया जा सके। हाँ हाँ, 2 पेज, सभी बच्चे 2 पेज छोड़ दें। आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम के जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें अभी हम लोग को 10 क्वेश्चन लगभग करने हैं, तो 2 पेज छोड़ दो, 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, 2 पेज छोड़ दो, 1 2 ऐसे, है ना? आ जाओ आ जाओ, तो चलो। तो चलो आईने के इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा शांति पकड़ो यार, एक्चुअल में क्या है ना, ज्यादा आवाज मैं निकाल नहीं पाता हूँ। तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आवाज अब बहुत कम हो गई है ना? अब उतनी ज्यादा आवाज नहीं रही। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंस बताते हैं। देखिए, शांत हो जाओगे तो यार बता पाऊंगा। देखो, टाइम को बर्बाद मत करो, ठीक है? आपका टाइम कीमती है, ठीक है? अभी वैसे भी आपको अभी पिज्जा पार्टी मिलेगी, सब लोग पिज्जा मारो, ठीक है? एक आध पिज्जा बचा लेना, मुझे भी खाने को मिलेगा। वैसे मैंने उनसे कहा तो है कि भाई हम लोगों को भी तो खिलाओगे यार। तो आ? यार वो ऊपर वाले बैच में क्लास रहती है, दिक्कत ही है। हाँ, मैं वहीं से लूट लूंगा, उधर से आएगा तो इधर ही तो एंट्री मारता होगा पिज्जा वाला। हाँ हाँ, ले लेना।
तो देखिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अरे बैठा लो इसको यार, बैठो भाई, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ सब लोग जहां जहां बैठना चाहते हो। ये आवाज धीरी है क्या इसकी? कहां से बढ़ती है? इसको बढ़ाए कौन? आओ कोई लंबा बच्चा है, उसको भेज दो, वो लंबा। आवाज सही है? अच्छा, इसलिए चलो हेडिंग डाल दो, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो बता देता हूं, एक से दो क्वेश्चन, हाँ एक और छोड़ दो, एक से दो क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। जो 2 साल का ट्रेंड है पहले वो बताता हूं, 2 साल के ट्रेंड के हिसाब से 1 से 2, और उससे पहले के हिसाब से 2। मगर 2 साल का जो ट्रेंड है उसमें क्या कर रहा है, वो केमिकल से ज्यादा पूछ रहा है, आयनिक से कम पूछ रहा है। मगर पेपर में आएगा क्या, हम दोनों में से कोई नहीं जानता। तो मोस्ट प्रोबेबली आयनिक से क्वेश्चन जरूर आएगा 3 से 4, मतलब टोटल इक्विलिब्रियम मिला के, ये कंफर्म है। इसमें कहीं मतलब प्रोबेबिलिटी में ऊपर नीचे नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन टोटल इक्विलिब्रियम से आएगा, मतलब दोनों चैप्टर मिला के, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर है। अब बस वो प्रॉब्लम हो रही है कि एक ही चैप्टर होने की वजह से कभी कभी वो उधर खिसक रहा है, और 2 साल से उधर ही खिसक रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि दोनों चैप्टर मिला के 4 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, ठीक है। अब आएंगे किससे ज्यादा ये पता नहीं है, 2 साल के ट्रेंड के हिसाब से मैंने डाटा लिखा है। तो आप दोनों चैप्टर का सम लेके चलो कि यार ये दोनों चैप्टर मिला के हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों चैप्टर मिला के यदि 4 मिल रहे हैं तो सस्ता है, मतलब चैप्टर इतना लंबी नहीं है, उस हिसाब से 4 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। मतलब पूरा थर्मोडायनेमिक्स मिला लो, इन दोनों को मिला लो, लगभग बराबर आएगा, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रो मिला लो, इन दोनों को मिला लो, लगभग बराबर आएगा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल और आयनिक मिलाकर, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमें पेपर में मिलेंगे, मतलब 16 नंबर मिलेंगे, और 16 नंबर बहुत नंबर है, ठीक है ना। तो इस वजह से है। अब इस चैप्टर की खूबसूरती बताता हूं, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं। खूबसूरती यह है कि फार्मूला से कुछ नहीं होएगा। हाँ, वो क्वेश्चन जो अच्छा होगा, मतलब ठीक ठाक होगा, जो पेपर में पूछेगा, उसमें फार्मूला का यूज ही होगा ही नहीं। उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, देन फार्मूला यूज होगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में था, फार्मूला से कोई क्वेश्चन नहीं निकला, वो जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको लगाने के बाद फार्मूला लग रहा है, फिर क्वेश्चन बनना है। उसी तरह से इसमें वो जो 4-6 पॉइंट हर हेडिंग में बताऊंगा, उनको लगाने के बाद फार्मूला लगेगा और क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे ब्लाइंड कि नहीं बस हमें फार्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो नहीं होगा आयनिक का। तो पहले ही इसलिए बता रहा हूं, जैसे तुम्हें फोकस रहेगी, फोकस किस बात पे रखना है, फोकस वो जो 4 लाइनें 2-3 पॉइंट लिखता हूं ना हर हेडिंग के नीचे, उस पर रखना है। फार्मूला तभी यूज हो पाएगा जब वो पॉइंट याद होंगे, बस इतना काम करना है। और बहुत अच्छा चैप्टर है, मस्त चलेगा, जल्दी खत्म होगा, ठीक है। केमिकल से बड़ा है, ठीक है, मगर थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इनसे छोटा है, मतलब उस लेवल का है जैसे लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। लिक्विड सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स हमारे एवरेज साइज के चैप्टर है, ना तो बहुत छोटे ना बहुत बड़े, उसी तरह का ये भी ना तो बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। इसमें हम लोग क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट घूमेगा, तो क्वेश्चन कर करके दिखाना पड़ेगा ना कि कॉन्सेप्ट घूम कैसे रहा है, तो बच्चा तभी तो बेचारा ध्यान रख पाएगा, नहीं तो हवा में बता दिया, अब वो क्वेश्चन में अप्लाई कर करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन इस पर करेंगे रिलेटिवली दूसरे चैप्टर। तो चलिए करते हैं, कम से कम हम लोग इस पे 70 से 80 क्वेश्चन कॉपी पे करेंगे। अब देखो इसके टॉपिक बता देता हूं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताएंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। कितने नंबर का चैप्टर है? देखो वो भी बता देता हूं इसी जगह पे, टेंशन ना लो, बस क्वेश्चन पूछो, सॉल्यूशन में दे रहा हूं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, और बफर किधर गया, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, फिर बफर। मगर ऊपर की कोई हेडिंग मिस है
कम आती है तो नीचे की हेडिंग समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन निकाल नहीं पाओगे, इंटरलिंक है। और ये सब हेडिंग बहुत छोटी छोटी है, तो आपको मेन मेन चैप्टर में ये 3 हेडिंग है, 1 2 3 4। इन 4 हेडिंग का बेस बनाने के लिए बाकी सारी बातें हमें बतानी है, नहीं तो सब में पीएच ही तो पूछा जा रहा है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी हम पीएच पूछते हैं, बफर का भी हम पीएच पूछते हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपनी एक इंडिविजुअल हेडिंग है, उसमें हम पीएच नहीं पूछते। ठीक है, तो जब वो पीएच कह रहा है तो इसका मतलब वो 3 हेडिंग का सम कह रहा है। ठीक है, और ये एक अलग हेडिंग है, इसी वजह से इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है। क्यों? क्योंकि ये पीएच से हट के हेडिंग है। और जब वो पीएच कहता है तो इतना मेनली क्वेश्चन इस वाले से आता है, और इस वाले में कम से कम 20 क्वेश्चन तो हम लोग इसी हेडिंग पे करेंगे, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारी वैरायटी है। तो अब आप लोग आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो देखो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट टोटल होते हैं 5, आपके सिलेबस में है 3, आर्नियस, ब्रोस्टन एंड लोरी, लिवाइस। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक कॉन्सेप्ट होता है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, 5 होते हैं टोटल। मगर आपके सिलेबस में, आप मतलब नीट और जेई दोनों के सिलेबस में 3 है, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 दिए होते हैं, तो आपको सिर्फ 3 पढ़ने। कौन कौन से पढ़ने, तो चलो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले, हाँ मतलब जो ये है, अच्छा हेडिंग लिखी है, तो चलो पहले बता देता हूं। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, पहले ये पॉइंट बता देते हैं। हम एसिड और बेस की डिफिनीशन बताते हैं कि भाई एसिड और बेस की डिफिनीशन है क्या, हम डिफिनीशन बताते हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये बेस है। भाई वो खुद तो बताएगा नहीं कि नहीं भाई मैं एसिड हूं, तो हमें किसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बात समझनी पड़ेगी। तो उसके 3 कॉन्सेप्ट है, उसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आर्नियस कॉन्सेप्ट। तो आर्नियस के हिसाब से एसिड कौन होता है, इनके हिसाब से बेस कौन होता है, अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके हिसाब से एसिड कौन है, इनके हिसाब से बेस कौन है। देखो, इनके हिसाब से एसिड कौन है, एसिड वो होते हैं जो पानी में, एसिड वो होते हैं जो पानी में एच आयन देते हैं। इनके हिसाब से एसिड कौन है, सबसे सस्ती वाली डिफिनीशन यही है जो हम लोग हमेशा याद रखते हैं। एसिड कौन होता है, ठीक है, डोनेट H प्लस आयन। H प्लस आयन को क्या कहते हो, हाइड्रोनियम आयन, कि हाइड्राइड कौन बोल रहा है, H निगेटिव को हाइड्राइड बोलते हैं, आयन इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन, वाटर। तो देखो, आपको सिंपल फॉर्म में बस इतना याद रखना है, जो एच आयन पानी में दे रहा है वो एसिड, जो ओ एच आयन पानी में दे रहा है वो बेस। डोनेट OH निगेटिव आयन इन वाटर, जो एच आयन दे रहा है वो एसिड, जो OH आयन दे रहा है वो बेस। इनसे पूछा गया एग्जाम्पल दे दो, तो इन्होंने कहा एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, इनसे कहा गया यार एग्जाम्पल दो, तो इन्होंने कहा देखो ये एसिड, ये क्या है, ये बेस। बातें नहीं करो यार, यहां तक आ रही है ना, फिर कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, तुम्हारी तरह टैलेंट तो है नहीं। देखो, HCl ब्रेक हुआ तो पानी में एच आयन मिला, एसिड, पानी में OH आयन मिला। प्रभु इधर देख लो यार, उतनी खूबसूरती नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ है? हाँ, तो HCl को डाला गया तो एच आयन आया तो एसिड, NaOH डाला OH आयन आया बेस। यदि मॉलिक्यूल को पानी में डालते हैं, एच आयन आ रहा है तो एसिड और OH आयन आ रहा है तो बेस। इन्होंने कहा यार ठीक है, ये सब तो हम समझ गए, क्या ये एसिड और बेस है, कि हाँ यार ये और एसिड और बेस हो, तो उन्होंने कहा यस ये एसिड है। कैसे, जरा गौर समझिए। अब आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, नहीं तो आप ये रिएक्शन कर नहीं पाओगे। देखो, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड है, जिनको भी आप एसिडिक ऑक्साइड जानते हो, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड है, उनको जैसे ही पानी में डालोगे तो वो बना देते हैं ऑक्सो एसिड
इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है ऑक्सो एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर, सेम ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी है उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सो एसिड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने SO2 को डाला तो क्या आएगा, SO3 को डाला तो क्या आएगा। तो अब देखो यहां कितना है 4, यहां कितना है 6। अब सल्फर के ऑक्सो एसिड जो है पी ब्लॉक में अभी आप लोगों को सर लोग बताएंगे, जैसे एक ऑक्सो एसिड सल्फर का ये है, एक ऑक्सो एसिड ये, और भी बहुत सारे होते हैं मगर हमें जितनी जरूरत है हम उतनी लिख देते हैं। अब देखो इसमें से इसकी क्या है 4, इसकी क्या है 6। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने मान लो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट छाप दिया, तो इतने सारे ऑक्सो एसिड है 7-8 है, उसमें से बच्चा कौन सा बनाएगा, तो वहां पर भी कंफ्यूजन आएगा। तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता है। तो ये देखो ये 4 वाला है तो ये 4 वाला है तो ये बनेगा, और ये क्या है 6 वाला, तो जब ये करोगे तो ये बनेगा। ये देखो अब मैंने पानी में मॉलिक्यूल डाला, तो जब पानी में मॉलिक्यूल डाला तो उसने पहले ये बनाया, फिर ये फर्दर आयोनाइज हो गया, फिर ये फर्दर आयोनाइज हो गया, तो इसका मतलब प्रोटॉन दे रहा है, तो ये एसिड है। हमें इनऑर्गेनिक का पार्ट नहीं पढ़ाना है, ऑर्गेनिक का पढ़ाना है, तो जितनी जरूरत पड़ी उतनी मैंने पढ़ा दी। ये मगर कॉन्सेप्ट याद रखना, आप हजारों रिएक्शन लिख सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। जैसे कहते हैं ना लोग कि इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बुकों में नहीं है, बुकों में नहीं है, बुकों में तो वो बिल्कुल हिस्ट्री जैसा लिखा है, मगर आप टीचर हो, आपका काम है पढ़ना और कॉन्सेप्ट निकालना, क्योंकि ये इंडियन ही बुकें थोड़ी ना है, हजारों बुकें हैं। फिर बच्चों के लिए उसका क्रिप्स फॉर्म या उसका समराइज फॉर्म, अच्छा फॉर्म लेके आना। तो देखो जैसे किसी ने कहा क्या SO2 एसिड है, तो मैंने कहा यस। किसी ने कहा बताओ आर्नियस के हिसाब से कैसे है, तो आर्नियस के हिसाब से ऐसे, जैसे ही ये पानी में डाला गया तो इसने कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बन का एक ही ऑक्सो एसिड होता है। अब ये फर्दर आयोनाइज हो गया, ये अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक होता है ऐसे। तो देखो वाटर में क्या दे रहा है प्रोटॉन, तो ये एसिड है। तो आर्नियस का कहना था कि जो पानी में प्रोटॉन दे देगा वो एसिड, और जो पानी में OH दे देगा वो बेस। फिर आर्नियस को कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद एक बात समझ में आई कि नहीं यार कुछ लोचा है। तो लोचा क्या है जरा समझो। इतनी डिफिनीशन बताने के बाद उन्होंने कहा नहीं यार एक दिक्कत है। आर्नियस ने बोला कि यार जो नेकेड आयन होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेकेड आयन का मतलब जैसे मैंने H+ लिखा, तो अकेला H+ आयन कभी भी पानी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको कहते हैं नेकेड आयन। जैसे ही कोई चीज पानी में जाती है तो वो क्या करता है, उसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से एकोमोडेट हो जाते हैं, और ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, वाटर हमारा पोलर है, तो वाटर ऐसे है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या आएगा अट्रैक्शन, तो माइनस पोल प्लस पोल की ओर चारों ओर आएगा। तो उन्होंने कहा कोई भी नेकेड आयन पानी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा इस फॉर्म में करेगा। इसको आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन। वहां पे आपने हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये हाइड्रेटेड आयन है। तो उन्होंने कहा नहीं यार जो हमने पीछे डिफिनीशन बताई है इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। जो एसिड है वो H आयन नहीं देता है, क्यों, क्योंकि नेकेड आयन पानी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट हाइड्रेटेड आयन। मगर हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं H आयन आया, H आयन आया, क्यों, क्योंकि हाइड्रेटेड आयन और H आयन सिमिलर रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमारा फोकस तो रिएक्शन पे है, हमारा फोकस ना उसके साइज पे है ना उसके प्रेजेंटेशन पे है कि वो दिखेगा कैसा। इसलिए हम लोग एसिड को ब्रेक करके H आयन लिखते रहते हैं, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहा यार किस तरह का एग्जिस्ट करेगा, तो भाई जब इसमें वाटर जुड़ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। H आयन के चारों ओर वाटर जोड़ रहे हो तो जोड़ दिए, N नंबर जोड़े, तो उन्होंने कहा यदि N = 1 हो तो क्या आएगा, तो इसका मतलब इस तरह का आयन आ जाएगा। 1 डालोगे तो 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इसी को आप हाइड्रोनियम आयन कहते हो। मान लो 2 डाला, तो अब 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा,
4 1 5, तो या तो वो इस तरह के आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या वो इस तरह के आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा एच आयन इन दो फॉर्मों में एग्जिस्ट करता है। 3 4 5 के फॉर्म जो है टफ है। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा वाटर को होल्ड करना है। तो मेन ये दो फॉर्म होते हैं। अब कभी कभी पूछ सकता है कि वाटर मतलब एच आयन वाटर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप इस फार्मूले को याद रखना, इसमें एन की वैल्यू डालोगे तो नए नए फार्मूले आते जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे पूछेगा क्या वाटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या वाटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या वाटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बच्चे को ये तो पता है कि हाँ यार हाइड्रेटेड आयन आएगा, मगर उसको ये पता है मगर ये भी तो हो सकते हैं, तो वो निकाले कैसे कि कौन से फॉर्म आ सकते हैं। तो पॉसिबल फॉर्म इससे निकलेंगे। आधा पौना वाटर तो ऐड नहीं करोगे, पूरा पूरा मालिक्यूल ऐड करोगे, पूरा पूरा मालिक्यूल सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये जनरल फॉर्म है, तो आप इसको याद रखो। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? n इक्वल टू 1 डाल के देख लो, 2 डाल के देख लो, 3 डाल के देख लो, 4 डाल के देख लो। बस जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि वाटर, ठीक है, सॉरी, एच आयन पानी में किस हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब उसमें मैंने फार्मूले लिख दिया इसी तरह से 4। अब प्रॉब्लम है बच्चा कैसे समझे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन सा पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे समझ जाओगे। एन 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, जो आएंगे वही पॉसिबल है। अब जब इसमें से मैच ही नहीं करेगा तो इसका मतलब उस तरह का हाइड्रेटेड आयन बन ही नहीं सकता है, तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपनी डिफिनीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसको कहते हैं मॉडिफाई आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। मॉडिफाई में उन्होंने क्या किया, एसिड को क्या बताया, एसिड को बस उन्होंने चेंज कर दिया डोनेट हाइड्रोनियम आयन, ये H3O पॉजिटिव इन वाटर, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म इसी का होता है। बस इतना सा डिफिनीशन चेंज कर दिया किसमें, आर्हीनियस मॉडिफाई कॉन्सेप्ट में। तो अब आपको दिमाग में कितनी बातें बैठानी, क्या इससे क्वेश्चन आता है? नहीं। आपको इसीलिए इसको 2 लाइन में अपने दिमाग में स्टोर करना है। एसिड क्या होते हैं? जो एच आयन देते हैं। बेस क्या होते हैं? जो ओ एच आयन देते हैं। मॉडिफाई आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3O पॉजिटिव। बेस वो होते हैं जो ओ एच आयन देते हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना। इस पर कोई क्वेश्चन पेपर में अभी तक नहीं आया है, आता भी नहीं है, सस्ता होता है। आ भी गया तो तुम पलटा दोगे क्वेश्चन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी है। तो एसिड क्या है? जो एच आयन देगा। बेस क्या है? जो ओ एच आयन देगा। ठीक है। एच आयन नेकेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पानी के अंदर। वो हाइड्रेटेड फॉर्म ये है। एन की वैल्यू 1 2 डाल के देख लोगे कौन कौन से आयन पॉसिबल है। अब इसके बाद हुआ, ठीक है भाई, आर्हीनियस ने ये बात कही, ये वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में रेगुलर चलेगी, इस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। ब्रोस्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से देखो एसिड क्या है, इन्होंने एसिड और बेस की डिफिनीशन ये बताई। देखो इनके हिसाब से एसिड क्या था और बेस क्या था, गौर से देखिएगा। इन्होंने कहा यार एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर, और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन बताई। प्रोटॉन डोनर हमारा एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारा बेस है। डिफिनीशन बहुत सस्ती है, मतलब बहुत आसान है, मगर जरा फोकस दूसरी बातों पे रखना है, पूरे चैप्टर में चलेगा। क्या रहेगा जरा देखो। इन्होंने कहा यार जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। ऐसे तो प्रोटॉन डोनेट करना तो आप जानते हो, दिखेगा। एक जगह तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, देख के तो जरा देखो, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इस जगह मैं बताता हूं, इसके पास सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो निकल गया है, तो इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, बस ऐसा। इसका मतलब यदि ये बॉन्ड किसी के साथ बनाएगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही बनाएगा,
क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो जब लेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की वैरायटी है ना, जैसे स्टूडेंट की वैरायटी है बॉयज गर्ल्स, उसी तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी वैरायटी है। एक परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है, सिंगल सिंगल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बराबर बराबर। इसमें भी क्या है, इसमें बराबर वाली शेयरिंग नहीं है ना, टोटल किसी एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो देखो अब यहां पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा मगर इस तरह का बनेगा, और इसके पास इस बॉन्ड को बनाने के लिए लोन पेयर होने चाहिए। भाई के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, इस भाई के पास भी नहीं है, तो बनेगा कैसे? इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब बेस के पास कम से कम एक लोन पेयर हो, मिनिमम 1 लोन पेयर हो, तभी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे किसी ने कहा क्या अमोनिया बेस हो सकता है, तो मैंने देखा लोन पेयर है ना भाई के पास, तो हो सकता है। किसी ने कहा वाटर बेस हो सकता है, तो मैंने क्या लोन पेयर है ना, हो सकता है। वाटर बेस हो सकता है, लोन पेयर है, ये देखो। और इन सबके स्ट्रक्चर आप चेक करो, ऐसे ही बनते हैं। आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं पढ़ ही रखे होंगे। ये देखो इन सबके स्ट्रक्चर ये है, ये देखो इस तरह से। तो प्रोटॉन लेना बेस है, प्रोटॉन देना एसिड है, ब्रोस्टन एंड लोरी के हिसाब से। तो ब्रोस्टन लोरी के हिसाब से क्या है, एसिड कौन है जो प्रोटॉन देंगे, बेस कौन है जो प्रोटॉन लेंगे। आर्हीनियस के हिसाब से एसिड कौन है जो प्रोटॉन देगा, बेस कौन है जो OH आयन देगा आर्हीनियस के हिसाब से। आर्हीनियस के हिसाब से एसिड जो प्रोटॉन देगा, बेस जो OH आयन देगा। मॉडिफाई आर्हीनियस के हिसाब से एसिड जो हाइड्रोनियम आयन देगा, बेस जो OH आयन देगा। आर्हीनियस खत्म हो गया, किसका दिया, ब्रोस्टन एंड लोरी, एसिड जो प्रोटॉन देगा, बेस जो प्रोटॉन लेगा। अब प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन लेने वाला बेस। अब हमसे कभी ये नहीं आता है कि आप ये बताओ कि ब्रोस्टन एसिड और बेस कौन है, इसका क्वेश्चन बच्चा पकड़ लेता है। तो अब इसके एग्जाम्पल मैं थोड़े ज्यादा कराऊंगा, उसका रीजन है कि यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी पूरे चैप्टर में। अब गौर से देखिएगा इसके एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल नहीं, मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल उठाता हूं। देखो एसिड कौन है जो प्रोटॉन देगा, तो इसने प्रोटॉन दिया, ये एसिड आ गया क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया, तो ये हमारा एसिड है। ये देखो है। बेस कौन है जिसने प्रोटॉन लिया, ये देखो हमारा मिथाइल अमीन है। अब इसने क्या किया, प्रोटॉन लिया, तो ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन ले रहा है। क्लियर है, इतनी बात तो सिंपल सी बात है। यहां कितने प्रोटॉन थे, एक, अब कितने, 0, इसका मतलब दे दिया। यहां कितने थे, 2, अब कितने, 3, इसका मतलब ले लिया। तो प्रोटॉन ले रहा है तो हमारा बेस है, प्रोटॉन दे रहा है तो हमारा एसिड है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। देखो एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर और बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है आपको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि ये पूरी इनऑर्गेनिक में लगेगा। इनऑर्गेनिक छोड़ दो, उसके आगे भी लगेगा कई चैप्टरों में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमें ज्यादा फोकस रखना है, सबसे ज्यादा इस पर फोकस रखना है, ठीक है। इसका यूज हम लोग बहुत जगह करते हुए पाए जाएंगे, तो मैं पहले समझा देता हूं। देखिए एसिड है, एक प्रोटॉन निकाल दिया, तो एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो भी बचा उसको कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो भी बचा उसको क्या कहोगे, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, बेस है, उसमें एक प्रोटॉन दे दिया, तो एक प्रोटॉन देने के बाद जो भी कुछ मिलता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो कुछ होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस।
बेस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो कुछ होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग जरा चेक करते हैं, देखिए ये एसिड है, इससे एक प्रोटॉन कम कर दिया तो ये बचा ना, तो ये क्या है, किसका कॉन्जुगेट बेस है, एस्टिक एसिड का, एसिड का। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किसका है, तो एसीटेट आयन किसका कॉन्जुगेट बेस होता है, एस्टिक एसिड का, उसका करस्पॉन्डिंग एसिड ये है। अब देखो ये बेस है, इसने प्रोटॉन ले लिया तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड किसका, मिथाइल अमीन का, है कि नहीं। तो एसिड बेस पेयर में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, चेक करो, इसके इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, एक, इसके इसके बीच में एक, है ना। एसिड कैसे पहचानोगे, एसिड वो होगा जिसने प्रोटॉन दिया, उसके बाद जो मिला वो कॉन्जुगेट बेस। एसिड से एक प्रोटॉन निकाल के जो कुछ मिलता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो कुछ बनाएगा वो कॉन्जुगेट एसिड। अब इसको बोलते हैं एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, एसिड का कॉन्जुगेट बेस पेयर, बेस का कॉन्जुगेट एसिड पेयर। अब इसके कुछ और एग्जांपल हम थोड़ा करते हैं, जैसे हम लोगों को इन चीजों का आइडिया हो जाए, क्योंकि ये यूज होंगे चैप्टर में आगे और इन पर क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे देखो ये एनिलीन है, अब मैंने इस पे प्रोटॉन दे दिया तो ये बन गया हमारा एनिलीनियम आयन। ये देखो, अब मैं इसमें से पूछ रहा हूं कि ये देखो इतना आया, अब ये क्या है, बेस, तो ये क्या है हमारा कॉन्जुगेट एसिड, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं हमारे पास कि कोई दिक्कत हो रही हो। अच्छा, अब जैसे ये HCN है, ये हमारा वीक एसिड है, अब इसने प्रोटॉन निकाल दिया, अब बताओ ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस है। एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस है। बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनाएगा वो कॉन्जुगेट एसिड है। अब जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, देखिए मैंने कहा कॉन्जुगेट बेस ऑफ HO2 निगेटिव। अब हमसे आप क्या पूछ रहे हो, कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब ये एसिड है, अब इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस लाना है। एसिड एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनाता है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस। वो कह रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HO2 निगेटिव, HO2 निगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताओ। तो एक प्रोटॉन निकाल दे तो कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। तो यार मैंने इससे एक प्रोटॉन निकाल दिया तो क्या आया, ये आया, तो कॉन्जुगेट बेस कौन हुआ, ये हो गया। क्या ये बात समझ पाए हो, एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, डिफिनीशन समझ रहे हो। अच्छा, जब समझ रहे हो तो एक और क्वेश्चन करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ब्रोस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोस्टेड बेस। एसिड कौन होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर ब्रोस्टेड एसिड। बेस कौन होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो इसका मतलब हमें यह मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है जो प्रोटॉन दे भी सकता हो, प्रोटॉन ले भी सकता हो, क्योंकि वो कह रहा है एक ऐसा स्पीसीज, आप बातें नहीं करो यार, एक ऐसी स्पीसीज सेलेक्ट करो जो प्रोटॉन दे भी सकता है, क्योंकि प्रोटॉन देगा तो ब्रोस्टेड एसिड, एज वेल एज ब्रोस्टेड बेस भी हो, इसका मतलब वो प्रोटॉन ले भी सकता हो, दोनों काम करना है। अब एस्टिक एसिड को चेक करते हैं, एसीटेट आयन को। अब ये प्रोटॉन ले सकता है, दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देता कौन है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने कि ऑक्सीजन से अटैच, सल्फर से अटैच, हैलोजन से अटैच और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच।
हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमारे एसिडिक होते हैं, पानी में जाएंगे आयोनाइजेशन करेंगे और ये एसिड है। आप चेक कर लो जितने भी एसिड इन जनरल पढ़ते हो वो इन्हीं से अटैच होते हैं, इन्हीं से अटैच होते हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है या सल्फर से अटैच है या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। वो पानी में आयोनाइजेशन कर सकते हैं, उसमें से कुछ ऐसा नहीं कि सब कर सकते, जैसे एसिटिलीन गैस कहां करती है, मगर ये करता है। अभी पीछे एग्जांपल दिया तुम्हें, ये देखो, है ना। तो हम लोग यहां थे, तो देखो यहां पर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है मगर ये पानी में जाके अचायन नहीं दे सकते। ये प्रोटॉन ले सकते हैं, क्यों? इन सबके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, जाने कितने सारे लोन पेयर हैं, तो ले तो सकते हैं मगर दे नहीं सकते। अब ये भी ले सकता है, जब इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं तो देगा कैसे, तो ये ले सकता है, दे नहीं सकता। अब ये भाई देखो, ये खतरनाक है, ऐसे लिखा है। अब ये ले भी सकता है, दे भी सकता है ना, तो ये आंसर हो सकता है। वैसे ये गलत लिखा है, देखो मैं बताता हूं कैसे लिखा है। देखिए इसका फिगर ऐसे होता है, H3PO3 है, H3PO3, रुक जाओ एक OH गया, H नहीं, दो प्रोटॉन निकल गए ना, जब दो प्रोटॉन डाल दोगे तो यही तो आएगा H3। गौर सुनिए, ये गलत छपा है, H3PO3 का फिगर ये है। अब यार प्रॉब्लम ये है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये दोनों आयोनाइज हो चुके हैं। फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, चेक कर लो। फास्फोरस से यदि हाइड्रोजन अटैच है तो वो पानी में जाके आयोनाइजेशन नहीं करेगा, तो ये प्रोटॉन दे नहीं सकता है, ले सकता है। तो यहां पर थोड़ी सी गलती क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये गलत क्या लिखा हुआ है। अब सही है, ठीक है, बात समझ पाए वो गलत क्यों था? क्योंकि ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने कहा ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें फास्फोरस तो ही नहीं। सल्फर से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। इसी वजह से आप फास्फीन का आयोनाइजेशन नहीं करा पाओगे, आप फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन नहीं करा पाओगे, मगर सल्फर से अटैच हाइड्रोजन का आप खूब आयोनाइजेशन कराते हो। तो गौर सुनिए, तो इस वजह से ये मैंने कहा कि यार ये ऑप्शन गलत दिया है, इसमें से कोई सही नहीं है, तो मैंने इसको 4 कर दिया। 4 करने से क्या हुआ, फिगर ये हो गया। अब दो एसिडिक हाइड्रोजन चले गए, अब पानी में डाला तो ये चला गया, तो ये एसिड हो गया। अब आपने क्या किया, यदि प्रोटॉन लेने की बात आई तो इन सब के पास तो निगेटिव है क्योंकि ये जा चुके हैं, तो प्रोटॉन ले भी लेगा। तो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, तो ये आंसर हो गया। तो यहां 3 की जगह 4 है, वो प्रिंटिंग करने में उसने गलती कर दी होगी या छापने में गलती कर दी होगी। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, अच्छा एक और है, ब्रोस्टन एसिड और बेस, कॉन्जुगेट एसिड और बेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच टू सब्सटेंस एज बोस्टन बेस। अब देखो बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन, बेस पूछ रहा है, फिर से समझो, ब्रोस्टन एसिड, एसिड कौन है जो प्रोटॉन देंगे, बेस कौन है जो प्रोटॉन लेगा, ठीक है। आर्हेनियस डिफिनीशन क्या है, बातें नहीं करो, आर्हेनियस क्या है, आर्हेनियस के हिसाब से एसिड कौन, जो प्रोटॉन देगा, बेस कौन, जो OH आयन देगा। ब्रोस्टन एंड लोरी के हिसाब से क्या है, एसिड कौन, जो प्रोटॉन देगा, बेस कौन, जो प्रोटॉन लेगा। तो यार वो बेस पूछ रहा है, तो कौन कौन प्रोटॉन ले सकता है इस रिएक्शन में, तो देखो ये हमारा फ्रीक्वेंटली प्रोटॉन ले सकता है, आप चेक करो। इस रिएक्शन में पूछ रहा है विच टू सब्सटेंस आर बोस्टन बोस, इस रिएक्शन में पूछ रहा है, तो देखो इसको चेक करो, एक भी प्रोटॉन है नहीं, अब है, तो यदि हम इधर से इधर देखते हैं तो इसने प्रोटॉन गेन किया है, तो एक तो ये हो गया भाई, ठीक। अब इधर देखो, ये हमारे पास 2 प्रोटॉन है, अब कितने हैं, 3,
जब इधर से इधर देखोगे तो इसने गेन किया है। तो लेफ्ट टू राइट रिएक्शन में वाटर ने प्रोटॉन गेन किया है, राइट टू लेफ्ट रिएक्शन में इसने प्रोटॉन गेन किया है। 0 प्रोटॉन थे, अब 1 हो गया, तो ये गेन ऑफ प्रोटॉन बेस, ब्रोस्टन बेस, गेन ऑफ प्रोटॉन ब्रोस्टन बेस, 2 थे 3 हुए। वो कह रहा है इस रिएक्शन में कौन बेस है, नहीं तो रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इस रिएक्शन में कौन बेस है, तो इस रिएक्शन में ये दोनों है। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन चेक करो कहां दिया है। तो कॉन्जुगेट थोड़ी पूछ रहे, रुक जाओ, वाटर कहां लिखा है, अच्छा ये नीचे लिखा है, ठीक है। बात समझ पाए कैसे चेक किया, बात समझ रहे हो। इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए 3 क्वेश्चन तो मैंने खुद करा दिए, जो मतलब लिख के करा रहा है वो तो करा ही रहा है, प्रिंटेड वाले 3 करा दिए। अब जरा देखो, अभी और भी है, इतनी जल्दी खत्म नहीं है, गौर से देखिए। आप मुझे ये बताइएगा, देखो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ऐसे आयोनाइजेशन चल रहा है, बात समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। ये देखो, अब मैंने पूछा, ठीक है, देखिए सेलेक्ट करेक्ट एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, इनमें से किसमें कौन सा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है। ऑप्शन अब मैं बना रहा हूं, ऑप्शन तो बनाने दो मुझे। कॉन्जुगेट के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 1 H का, ये देखो। फिर मैंने आपके लिए ये बना के दिया, फिर मैंने आपको ये बना के दिया, फिर मैं आपने एक ये बना के दिया। अब बताना है, एसिड और कॉन्जुगेट बेस, उनके बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो बनाएगा वो सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब यार ये एसिड है, इसने एक प्रोटॉन रिलीज किया तो कार्बोनेट तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है कि नहीं। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, इसका है, हम इसका तो नहीं है, गलत हो गया। अच्छा ये एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये बनेगा, तो ये एसिड और उसका ये कॉन्जुगेट बेस। अब इसको चेक करो, ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये तो नहीं होगा, प्रोटॉन निकालने के बाद जो बचता है वो कॉन्जुगेट बेस है, तो ये तो प्रोटॉन है ना, तो फिर नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है, बी। बच्चों ने जीत की कि नहीं सर, यार ऐसा थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन तो और कराओ, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो कराई दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, देखो NH2 निगेटिव, ठीक है, सेलेक्ट conjugate base of NH2 negative, A HNS2 negative, B N3 negative, C NS3 negative। अब आप आंसर बताओ। मैंने कहा सेलेक्ट कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 निगेटिव। कॉन्जुगेट बेस कैसे मिलता है, एक प्रोटॉन निकालने के बाद, है कि नहीं। कॉन्जुगेट बेस कैसे मिलता है, नहीं भैया प्रभु, मैंने क्वेश्चन को चमका दिया है, चेंज किया है, लिखा है कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस कब मिलता है, एक प्रोटॉन निकालने के बाद। तो यार इससे एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो अमोनिया कैसे मिल जाएगा, एक प्रोटॉन निकालने के बाद तो ये मिलेगा, ऐसा कहां है। अब यदि मैं ये लिखता सेलेक्ट कॉन्जुगेट एसिड,
तो अमोनिया हो जाता है ना। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि बुक में ये क्वेश्चन में कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो इसी वजह से उस बच्चे ने कर दिया होगा, क्योंकि उसको उसने कर रखा होगा, तो उसने अमोनिया टिक मार दिया, मगर मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी। हाँ लड़ो नहीं, लास्ट स्लाइड दिखाऊं ना। हाँ हाँ, अरे यार तुम्हें यही मिला है यार, अपना स्टैंडर्ड तुम बढ़ाओ यार, है। हाँ अच्छा पढ़ाई पे आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, गौर से देखो, जब तक आयनिक चले थोड़ा फोकस रखो, यहाँ छोटी छोटी बातें होंगी, फार्मूला कुछ नहीं होगा, फार्मूले से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, ठीक है, उस पर ही फोकस रखना है अपने को। अभी तो ये मान लो चिन्नी मिन्नी चीजें चल रही है, मतलब जो चैप्टर है उसका बैकग्राउंड बनना है, चैप्टर के अंदर अभी हम लोग इंटर नहीं मारे हैं, और आज पूरे दिन नहीं मार पाएंगे चैप्टर के अंदर इंटर, उसके आसपास की ही चीजें चलती रहेंगी, अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बतानी है। अब इस बच्चे क्वेश्चन था सर इसको एक्सप्लेन कर दो, उसने कहा है इस रिएक्शन में ब्रोस्टेड बेस कौन है। तो हमने कहा यार बेस की डिफिनीशन क्या होती है, ब्रोस्टेड बेस की डिफिनीशन क्या होती है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, यदि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे, तो यहां पे 2 थे, यहां 3 है, इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस हो गया। अच्छा ये इधर से इधर की रिएक्शन चेक कर ली, ये रिवर्सेबल है, तो इसका मतलब इधर से इधर भी होगी। अब इस पे चेक किया, अब यहां चेक करो, प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी प्रोटॉन गेन कर रहा है, तो ये भी बेस हो गया। तो एक ये बेस हुआ, एक ये बेस हुआ। अब इसको चेक करो, क्या प्रोटॉन बढ़ रहा है, नहीं कम हो रहा है, तो ये तो बेस हो नहीं सकता, हमें बेस पहचानने कहा गया है, और क्या है हमें मतलब भी नहीं है, बेस नहीं हो सकता, बस बात खत्म है। इसको चेक करते हैं, प्रोटॉन कम हो रहा है, तो ये भी बेस नहीं हो सकता, बस छोड़ दिया। तो इसका मतलब चारों को चेक कर लिया, 4 में 2 बेस मिले, उनको टिक कर दिया उठा के। तो जरा ये बात समझ में आई। अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाना है और सेलेक्ट करना है, ये अब पूरे चैप्टर में लगेगा, मैं बहुत जगह पे ये बार बार कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जहां तुम फंस रहे होगे तो समझ लेना ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि यार ये एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर तुम पकड़ नहीं पा रहे होगे कि यार इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, वो तुम नहीं पकड़ पा रहे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारा क्वेश्चन रुक रहा होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें एसिड किसे कहते हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बेस किसे कहते हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो पॉइंट बताया है एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर सेलेक्ट करना, बेस और कॉन्जुगेट एसिड सेलेक्ट करना, इस पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, और ये पॉइंट पूरे चैप्टर में एज ए कॉन्सेप्ट लगता ही रहेगा लगातार। अभी देखना मैं कितनी बार यूज करूंगा फ्रीक्वेंटली। तो इस बात को पहचानना जरूर सीख लेना है कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होता है, किस रिएक्शन में कौन बनेगा। इसी वजह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने उस पर कराया है। अब भाई की बात करते हैं। अब जरा देखो इनके हिसाब से एसिड कौन बेस कौन, इसको हो सकता है आपने इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में कहीं पढ़ा हो, वैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, तो मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा, बस डिफिनीशन बता के निकलते हैं। अब बताओ लोन पेयर एसिड कौन, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुइस एसिड। अब लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, उसकी कंडीशन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या आप जानते हो, मतलब उसके पास टोटल सेंट्रल एटम के पास, चलो पूरा लिख देता हूं, सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो लेस देन 8 होने चाहिए, यही तो कह रहा हूं। हाँ
हाँ हाँ बिल्कुल करेगा, टेंशन न लो, मगर 7 इलेक्ट्रॉन दिलाओ तो किसी के पास। आप 7 इलेक्ट्रॉन वाला लेके आओ, फिर बात करते। कोशिश तो करो कहीं कि किसी के पास ऐसा ले आओ कि 7 इलेक्ट्रॉन है। जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे, आप ढूंढो तब तक। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आई कि जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा लुईस एसिड होगा, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब लोन पेयर एक्सेप्ट कब करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 8 से कम हो, ठीक है। और यदि डुप्लेट वाला है तो 2 से कम हो। अब 2 से कम होते ही कितने, 0 ही होंगे फिर तो यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो वो हमारा क्या है, लुईस एसिड है। अच्छा, अब बेस की बात आई, लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस है। अब लोन पेयर डोनर होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी तो डोनेट करेगा। मतलब ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और साथ साथ में मिनिमम एक लोन पेयर भी हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ, क्यों, यदि हम किसी को दे रहे हैं तो पहले मेरा तो पेट भरा हो, तो मतलब अपना तो ऑक्टेट कंप्लीट हो मिनिमम, और साथ साथ में एक लोन पेयर भी हो, क्योंकि देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन होगा तभी देंगे। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो किसी से बॉन्डेड ना हो। लोन पेयर का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन, जो किसी से बॉन्डेड नहीं है, एटम के पास प्रेजेंट है। अब इसको देखते हुए हम ये काम कर लेते हैं। जैसे ये देखो, बोरान के जितने भी कंपाउंड है वो सब के सब लुईस एसिड में आएंगे। क्यों, क्योंकि बोरान की बैलेंसी होती है 3। अब 3 बैलेंसी से 6 ही पेयर तो बने, है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब बोरान का कोई भी कंपाउंड आप लिख लो, देखो बोरान का आपने ये कंपाउंड लिखा, बोरान का आपने ये कंपाउंड लिखा, बोरान का आपने ये कंपाउंड लिखा, कुछ भी लिख लो यार, बोरान का चाहे जो लिखो, क्या फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऐसा, अब कोई ऐसा मत लिख देना यहां 4 बैलेंसी हो रही है, किसने कहा अच्छा सर बोरान का कोई भी कंपाउंड निकल लो, तो यहां यार बैलेंसी उसकी 4 हो गई ना, ये ऐसा है। अब 4 बैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट तो है, 1 2 3 4। यदि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बोरान का तो कभी नहीं कंप्लीट होंगी, आयन की कंप्लीट होंगी। मैंने कहा बोरान का कोई भी कंपाउंड है वो लुईस एसिड है, कंप्लीट कर ही नहीं सकता। इसी तरह से एल्युमिनियम का कोई कंपाउंड हो, वो ग्रुप नंबर जो 13 है वो इसी कैटेगरी का है, उसमें किसी की कंप्लीट हो ही नहीं सकती, बैलेंसी होती है 3। अब 3 बैलेंसी होती है तो 6 ही तो बनाओगे, इसका मतलब 8 से कम ही होंगे। तो कोई भी कंपाउंड है उसका कुछ भी लिख लो। अब जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कुछ भी लिख लो यार। अब देखो, जब मैंने कहा कुछ भी लिख लो, तो मैंने कहा उसकी बैलेंसी 3 होती है, तो वो 6 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अब कुछ भी में बच्चे यहां कूद जाते कभी कभी। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है क्योंकि ये आयनिक है, ये कोई कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ी है। ये तो कोवेलेंट कंपाउंड की डिफिनीशन है कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड में आप चेक करते हो लुईस एसिड लुईस बेस। अब ये तो आयनिक कंपाउंड है, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होगा। क्यों, अब आप चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 10 हो गए, 13 होते हैं 10 हो गए। तो हम लोगों को क्या देखना है, अब मैं उसमें नहीं घुस रहा, इनऑर्गेनिक वाले में सिर्फ अपना पढ़ा के निकल रहा हूं। तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमारे पास फर्जी टाइप के 2-3 मॉलिक्यूल में कुछ पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है, नहीं तो वो इनऑर्गेनिक में पूछता है। हमें बस थोड़ी सी डिफिनीशन याद रखें, हमारा बीच वाला जो था वो इंपॉर्टेंट है, ब्रोस्टेन एसिड एंड बेस वाला, बाकी दोनों में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर हमारा एसिड हुआ, लोन पेयर डोनर हमारा बेस हुआ। लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रॉन रिच हो, मतलब मिनिमम एक लोन पेयर हो। तो किसी ने कहा यार एग्जांपल बताओ, मैंने कहा दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लुईस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता ही नहीं है, उसकी 2 बैलेंसी है, दोनों कंप्लीट है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। फास्फोरस, अब फास्फोरस किस ग्रुप का है हमारा, नाइट्रोजन वाले का, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड नहीं बनाता, ना नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना फास्फोरस, ये न्यूट्रल है तो नहीं बनाते। अब आप चाहो तो चेक भी कर लो, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ये तो वही है, ये और ये एक ही बात है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। बोरान का न्यूट्रल कुछ भी लिखा हो वो सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 3 ही बॉन्ड तो बनाएगा वो। तो बोरान का न्यूट्रल कुछ भी लिखा हो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, चाहे मिथाइल वाला कंपाउंड हो, चाहे हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो, ठीक है, चाहे आपका किसी भी तरह का कंपाउंड हो, हाइड्राइड हो, बोरान का हाइड्राइड है, बोरान का कोई भी कंपाउंड हो बस न्यूट्रल है तो वो सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। एल्युमिनियम को कोई भी कंपाउंड हो, न्यूट्रल हो, आयन ना हो कि पता चला आयन की बात करने लग जाओ, न्यूट्रल है, क्यों, उनकी बैलेंस ही 3 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बना पाएंगे। अब वो जब अलग होगा तो इसका मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। तो यहां पर देखो इतना हुआ। अब इसमें से हमें क्या याद रखना है फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे, सिर्फ ये वाली थ्योरी। फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएगा वो इस जगह पे आएगा, उस पे इस पे डिफिनीशन पे नहीं, जो मैंने अभी फिर बार बार आपको बता रहा हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ध्यान रखना है, कैसे निकाले जाते हैं और कौन से होते हैं, बस। बाकी जो बताई गई है इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है, इनऑर्गेनिक में बनता है। तो जब इनऑर्गेनिक में बनता है तो वो इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल लिखता है, फिजिकल में उन मॉलिक्यूल का कोई यूज ही नहीं है। अभी केमिकल वो आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा भी तो इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल के बीच की इक्विलिब्रियम कहां पढ़ते हो आप कभी BCl3 की इक्विलिब्रियम पढ़ा, AlCl3 की इक्विलिब्रियम हमने पढ़ी, या किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की पढ़ी? हम जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, वीक होते हैं और इक्विलिब्रियम वीक में ही आती है, तो इनका अपने पास ज्यादा रोल आएगा ही नहीं कहीं दूसरी वाली कॉन्सेप्ट को छोड़ के। अब ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, ये हेडिंग 2 चैप्टर से 3 चैप्टर में काम करेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम करेगी और इस चैप्टर में काम करेगी। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मगर ये रोल अप्लाई होगी, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। छोटी सी हेडिंग है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलोगे? तो गौर से देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सब लोग समझिएगा। हाँ देखो, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसके पास आयन है, जिसके पास आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो देखो किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का सॉल्वेंट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतनी चीज चेक करनी है, हैविंग आयन इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यदि उसके पास आयन है, यदि उसके पास आयन है तो बस इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या है हमें मतलब नहीं है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है आयन है, यस इलेक्ट्रोलाइट है, आयन नहीं है इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब जरा चेक करते हैं ऐसा कौन हो सकता है। बेंजीन, पूरी ऑर्गेनिक में कभी हमने बेंजीन को आयोनाइज कराया? लिक्विड बेंजीन है 2 ml, इस पे आयन है नहीं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, फिर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिसके पास आयन है वो बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जिसके पास नहीं है उसकी भी डिफिनीशन लिख देता हूं, नहीं तो भूलोगे कुछ दिन बाद, है ना। आयंस नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑब्लिक प्योर सॉल्वेंट, वो क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एक बात आ गई, यदि आयन है तो इलेक्ट्रोलाइट, नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे देखो बेंजीन पानी में आयोनाइज होता है नहीं, या खुद अब सिर्फ बेंजीन ले लो प्योर, आयोनाइज होता है नहीं। अच्छा, आपने कभी ऑर्गेनिक में इथाइल अल्कोहल को आयोनाइज किया, साइक्लोहेक्सेन को आयोनाइज किया, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको कहां करते हैं,
ये सब हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज फॉर्म में नहीं रहते। आप 2 ml बेंजीन ले लो, साइक्लोहेक्सेन ले लो, अल्कोहल ले लो, ग्लूकोज और सक्रोज सॉलिड होते हैं। इसका मतलब हमें इनका टेम्परेचर बढ़ा के इनको लिक्विड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्योर की बात कर रहे हैं, हम प्योर की बात कर रहे हैं। ये तो सॉलिड होते हैं ना, ये थोड़ी होते, बाकी सब तो लिक्विड होंगे। अच्छा, अब है कौन, जरा उनकी चर्चा करें। इन सबको लिख दे, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा कि कौन से एग्जाम्पल है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट जैसे वाटर, पानी में हम जानते हैं पानी अपने आप भी एच आयन ओ एच आयन देता है, तो आयन है, कम है या ज्यादा उससे लेना देना ही नहीं है, आयन है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। अब NaCl का सॉल्यूशन आयन है, तो इसका मतलब मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब तो पानी में आयोनाइज होते ही है। और खुद पानी, पानी भी हमारा कैसा है, आयोनाइज होता है। तो ये सब क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। आप किसी में भी एसिड पड़ा है, किसी में भी बेस पड़ा है, किसी में भी सॉल्ट पड़ा है, तो आयन देंगे ही देंगे, क्योंकि एसिड बेस की डिफिनीशन यही है, जो प्रोटॉन दे रहा है उसको आप कह रहे हो एसिड, तो इसका मतलब आयन तो ही है। तो कोई कहता है HCl का सोल्यूशन, एस्टिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है, बेंजोइक एसिड का सोल्यूशन, अमोनिया का सोल्यूशन, एमीन का सोल्यूशन, एनिलीन का सोल्यूशन, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, या तो एसिड है या बेस है, या सॉल्ट ले लो, NaCl, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना, ये सब क्या है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जिनके पास आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोगों ने इतनी बात की, तो बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन तो दो, तो भी वो आयोनाइज कहां होता है, हाँ, तो अभी तो इसी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डाल रखा है। हाँ, आपने कब आयोनाइज किया, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, इन सबको। अब जरा देखो, बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन दे दो, मैंने कहा एक क्वेश्चन ले लो भाई। तो देखिए, मैंने कहा सेलेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन एग्जांपल। पहला, अच्छे से सब लोग बताइएगा। दूसरा, तीसरा, ये देखो, अब हमसे कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट, तो यार ये हाइड्रोकार्बन है, ये थोड़ी आयोनाइज होता है, ये अल्कोहल है, ये भी आयोनाइज नहीं होता, फिनॉल होता है, ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड नाम है ना, तो बस एसिड है तो आयोनाइज होगा ही होगा, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है अपने क्या लेने देना, आयोनाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। कहां फिनॉल है, मैंने कहा अल्कोहल की जगह यदि फिनॉल होता तो वो इलेक्ट्रोलाइट होता, क्यों, क्योंकि फिनॉल आयोनाइज होता है। आपने इसको फिनॉक्सी आयन पढ़ा है और ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज की है, तो ये भी अल्कोहल है, तो मैं कह रहा हूं अल्कोहल की जगह यदि फिनॉल होता तो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो ये बता रहा था। तो जरा देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बात समझ में आ गई सबको। अब देखो जितना बताया उसको पहले एक बार हल्का सा रिवाइज मारते हैं, ठीक है। आर्नियस एसिड क्या है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो OH आयन देता है वो बेस। ब्रोस्टन एंड लोरी एसिड क्या है, जो प्रोटॉन देता है एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है बेस, है ना। अच्छा, फिर लुईस एसिड और बेस क्या है, जो लोन पेयर देता है बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है एसिड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके पास आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट, नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले डिफिनीशन सेट करनी है, तो बस एक एक लाइन में अपने दिमाग में सेट करो कि हाँ यार ये डिफिनीशन है इनकी, ये 6 लाइनें 8 लाइनें जो बताई ये सेट हो गई, तो ये हुआ कि बेसिक हमारा क्लियर है कि हाँ यार इलेक्ट्रोलाइट पहचानना है, मैं पहचान लूंगा, भाई के पास आयन है इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ब्रोस्टन एसिड लोन पेयर, ब्रोस्टन एसिड प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, ठीक है। लुईस एसिड बेस, लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, ठीक है। आर्नियस प्रोटॉन डोनर
एसिड, OH आयन डोनर, बेस। तो इस तरह से हमने दिमाग में डिफिनीशन सेट कर ली। अब इलेक्ट्रोलाइट खत्म कर देता हूं, इसके दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक अब यहां से हमें कौन सी बात हमें जरूरत पड़ेगी, ये वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोलाइट वाला पूरा पोर्शन पूरे चैप्टर में आराम से चलेगा, मस्ती से, हर बार जरूरत पड़ेगा, हर क्वेश्चन में, हर थ्योरी में। तो जरा देखो, इलेक्ट्रोलाइट को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यूज होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट है, इसका मतलब दोनों के पास आयन होंगे, है कि नहीं। तुमने इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन किया है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जिनके पास आयन है, तो इन दोनों के पास भी आयन होंगे ही होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलते हैं जो पार्सली आयोनाइज होते हैं, मतलब जिनके पास आयन कम होते हैं। ठीक है, कम कैसे, हमें कैसे पता चलेंगे कम है या ज्यादा, तो जो मॉलिक्यूल पार्सली आयोनाइज होते हैं, 2%, 3%, 10%, 15%, 20%। ठीक है, आपने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो हम लोग बोलते हैं पार्सली आयोनाइजेशन, जो पार्सली आयोनाइजेशन करते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब पार्सली आयोनाइजेशन कौन करता है, वीक एसिड, वीक बेस, तभी तो हम उनको वीक एसिड वीक बेस बोलते हैं, क्यों, वो पार्सली आयोनाइज होते हैं। तो जितने भी वीक एसिड है, जितने भी वीक बेस है, वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब किसी ने कहा सर हमें वीक एसिड पहचानना नहीं आता है, तो देखो ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वीक है, तभी उसमें तुम स्ट्रेंथ ज्यादा पढ़ते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ लगाओ, क्योंकि वीक में पावर लग रही है कि हाँ भाई कोई कम वीक है, कोई ज्यादा वीक है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड ये वीक एसिड है, मैं एसिड लिख देता हूं क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लिखोगे वीक एसिड। फिर इसी तरह से ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के जितने भी एसिड लिखते हो वो सब वीक है, चाहे आर्थोफास्फोरिक एसिड हो, चाहे आर्थोफास्फोरस एसिड हो, मतलब जो भी दिखते हो वो सारे वीक ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग बहुत कम होते हैं, सब वीक होते हैं। देखो सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर ऑल नहीं, एक्सेप्ट H2SO4। जैसे अच्छा इसमें ना लिखो, इसमें क्या कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए इसका वीक वाला लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग वाला ना लिख के वीक वाला लिख देता हूं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, मगर जो सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस, वो वीक होता है। इसी तरह से HNO3 स्ट्रॉन्ग है, मगर HNO2 जो होता है वो वीक होता है। तो जहां जहां फंसा सकता है वहां वहां आपको बता दे रहा हूं। जनरली हमारे पास ऑर्गेनिक की इक्विलिब्रियम बनेगी, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल फॉक्सो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, वीक एसिड ये भी है, वीक एसिड ये भी है। अब बेस में आ जाओ, ऑल ऑर्गेनिक बेस एंड अमोनिया, ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। ऑर्गेनिक बेस जैसे एनिलीन, मिथाइलएमीन, ठीक है, ये सब वीक है। प्रीडीन, प्रीडीनियम आयन, जितने भी आप पैरोल, ये सब वीक ही है। ऑर्गेनिक में जो भी बेस है सब वीक ही होते हैं। अमोनिया वीक होता है ये हम लोग जानते ही हैं, मगर मेरा काम था लिखना तो मैंने लिखा। तो जो पार्सली आयोनाइज होते हैं, पार्सली आयोनाइज का मतलब जिनका आयोनाइजेशन 2%, 3%, ठीक है, 10%, 15%, 20%, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग कौन होंगे, जो अप्रोक्सीमेट 100% आयोनाइज होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन अप्रोक्सीमेट 100%। अब ऐसे कौन होंगे, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, जिनको भी स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो वो सब 100% आयोनाइज है।
जिनको भी स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हो वो सब 100% आयोनाइज है, सॉल्ट 100% आयोनाइज है। तो देखो दोनों में आयन है, हमें इस पर ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि चैप्टर में इक्विलिब्रियम ये बनाते हैं, ये इक्विलिब्रियम बनाते ही नहीं है, और दोनों चैप्टर में इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब इनका यूज हमें करना है, इनका यूज करना ही नहीं है, तो मेन फोकस इधर है। तो हम लोगों ने कहा जो आयन बनाते हैं, जो आयन देते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, कम आयन देते हैं मतलब पार्सली आयोनाइज है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, 100% आयोनाइज है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसी ने कहा पार्सली आयोनाइज वाले कौन होंगे, तो वीक एसिड वीक बेस। उसमें से हमें दिमाग में दो बातें बैठा लेनी है क्योंकि यही वाली रिएक्शन 90% होंगी। ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस आर वीक एसिड बेस। ऑर्गेनिक के एसिड ऑर्गेनिक के बेस जब भी कहीं रिएक्शन में दिख जाए तो समझ जाना वो वीक है। कोई कहता है फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड वो भी ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है ना इसलिए ऑर्गेनिक एसिड में काउंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड ये सब वीक है। किस हाँ पिक्रिक एसिड, किसी भी तरह का अमीन पिक्रिक एसिड में काफी स्ट्रांग होता है, NO2 लगने की वजह से ना स्ट्रांगनेस बढ़ जाती है। हाँ नहीं बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, उसकी स्ट्रांगनेस इन लोगों से ज्यादा होती है ना, मगर आता वो वीक में ही है। अब जरा देखो और एमीन, इथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, एनिलीन ये सब हमारे वीक है, ठीक है। तो हमें फोकस किधर रखना है, इधर रखना है, उधर नहीं रखना ज्यादा क्योंकि वो हमारे यूज के ही नहीं होंगे। मगर हाँ स्ट्रॉन्ग आप पकड़ भी लोगे कि जब भी स्ट्रॉन्ग की बात आती है ना तो वही 4-6 गिने चुने पूछे जाते हैं, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये सब आप पहले से ही जानते हो तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं अपने को। तो जरा देखिए अब हम लोग जो बातें करेंगे वो ये करेंगे, तो ये बातें कल करेंगे, हाँ ये बातें कल करेंगे। तो अभी जो आपने पढ़ा वो चैप्टर की एंट्री के लिए था, अभी एंट्री हुई नहीं है अच्छे से, मगर हाँ चैप्टर में हम लोग बातें करने लग गए। तो आप लोग ध्यान रखोगे क्या क्या, एक बार सुन लो चीजें रिवाइज करके आइएगा। क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जो आयन देते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, कम आयन देते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा आयन देते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो आयन नहीं देते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। एसिड बेस पेयर क्या होता है, एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस, बेस से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरह की ये चीजें रिवाइज करके कल आइएगा, कल आप चैप्टर में पूरा एंट्री कर चुके होगे और पीएच आप सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका होगा कल की हेडिंग में। हाँ यदि कोई और लिक्विड हुआ तो जितनी केमिस्ट्री आप जानते हो वो सब पलट जाएगी, तो आप सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लोगे और कोई लोगे ही नहीं, क्योंकि और कोई सॉल्वेंट लेते ही जिनको आप वीक कहते हो सकता है वो सब स्ट्रांग हो चुके हो, क्योंकि आयोनाइजेशन के बेसिस पे वीक कहते हो, और हो सकता है दूसरे सॉल्वेंट में वो आयोनाइज होने में 100% आयोनाइज हो। जैसे अमोनिया जो है वो हमारा सॉल्वेंट है मगर वो एसिडिक बेसिक सॉल्वेंट है, तो जब आप एसिड डालोगे तो सारे के सारे 100% आयोनाइज हो रहे होंगे, तो एस्टिक एसिड वीक एसिड है वो भी वहां स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो तुम जितना जानते हो सब वाटर में जानते हो, तो वो वाटर सॉल्वेंट ही लेगा और कोई सॉल्वेंट लेगा ही नहीं, है ना, इसलिए। हाँ नॉर्मल के लिए भी है, जो नॉर्मल के लिए वही स्टैंडर्ड के लिए है। स्टैंडर्ड का तो मतलब इतना हुआ कि आपने, हाँ तो बस तब भी यही लगाना है, बस ये है कि ये और वो में डिफरेंस क्या है वो बताया है, मगर कॉन्सेप्ट तो दोनों के लिए सेम है। हाँ हाँ हम लोगों ने कितने बार लगा के किया तो है, हाँ तो जितने बार भी आएगा वही करेंगे, ये भी तो वही कर रहे हैं, अलग थोड़ी कर रहे हैं कुछ, है ना। क्वेश्चन को आप उसी तरह सॉल्व करोगे, बस कुछ पॉइंट अलग अलग है, मगर क्वेश्चन के लिए दोनों के लिए सेम फार्मूला है। हाँ कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम का पीएनएस आरएनएस आपके चैनल पे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल पे, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लगा लें सारे लोग, ठीक है। अब आप लोग पिज्जा पार्टी के लिए तैयार हो जाए।